नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बता दें कि जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत तो हो गई है, आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है और संसद भवन में पहुंची दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक महाकुंभ की उन्होंने चर्चा की कि वो जो चल रहा है यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक जागरण का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन जो दुर्घटना हुई है उस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करती हूं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कृषि व्यवस्था के बारे में चर्चा की है और उन्होंने भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि ये व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्हें खिलाड़ियों के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार की उन्होंने बात की है और तमाम जो सरकारें काम कर रही हैं और एक बेहतर जो काम होता है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा के दौरान कही। पिछले एक दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं को उठाना पड़ा है। आज हमारा युवा स्टार्टअप स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। माय भारत पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ रहे हैं। पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में 2 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नई अवसरों के सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपया का पैकेज स्वीकृत किया है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग 76 से सुधार कर 39 हो गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाएं में आयोजित कर भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई है। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च के लिए हाल ही में 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम लागू कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शोध की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। पिछले 1 दशक में उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है। इनकी गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार हुआ है। यूएस विश्व यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में हमारे 163 विश्वविद्यालय शामिल हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ कर शिक्षा में भारत का पुराना गौरव वापस लाया गया है। वो दिन भी
भी दूर नहीं जो भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। कुछ दिन पहले स्पेस डॉकिंग में सफलता ने भारत के अपने स्पेस स्टेशन का मार्ग और आसान कर दिया गया। कुछ दिन पहले इसरो ने अपना 100वां लॉन्च करते हुए सैटेलाइट के सफलतापूर्वक स्थापित किए। मैं इस उपलब्धि के लिए भी इसरो को और सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स वातावरण बनाने की दिशा में खोले खेलो इंडिया स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी स्टॉप्स राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करके देश को आगे कदम बढ़ाया है। दिव्यांग के लिए ग्वालियर में विशेष खेल केंद्र खोला गया है। भारत की टीमों में चाहे ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर हम सशक्त युवा शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने देखा होगा शायद 2014 से लेकर अब तक यह पहला संसद सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी, विदेशी हस्तक्षेप नहीं देखी गई है, जिसमें किसी विदेशी ताकत ने आग लगाने की कोशिश नहीं की। मैंने हर बजट सत्र से पहले यह देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने हर बजट सत्र से पहले यह देखा था और हमारे देश में कई लोग इन चिंगारियों को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की उन्होंने बात की। जब विकास की तेज गति हासिल करनी होती है तो सबसे ज़्यादा जोर रिफॉर्म पर होता है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर परफॉर्म करना होता है और लोगों की भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है।
समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जाएंगे रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई भगदड़ दुर्घटना पर कहा कि महाकुंभ में मची भगदड़ में जिन लोगों की जान गई है, सरकार उनकी संख्या छिपा रही है ताकि उन्हें पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देना पड़े। ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का
पूरा का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। देखिए मैं देखिए ये सरकार हर बात छिपा रही है और आप भी सरकार के बहकावे में मत आइए। ये जो वीआईपी वाली बात थी तो वीआईपी के लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम था, अलग प्रोटोकॉल था, लेकिन जो घटना हुई है आम लोग जहां जाते हैं, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग। सोचिए अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता कुंभ में, लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी? सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है, सरकार की गलती है। सरकार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार जाकर के मॉनिटर करते थे, और मैं प्रेस के साथियों से भी कहूंगा कम से कम कुंभ के मामले में जनता का ध्यान न हटाएं, सरकार की जिम्मेदारी थी। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? ये सरकार की जांच है, इस पे हम और विचार करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि सरकार सूची जारी करे, जो शव मिले हैं उनकी पूरी चिन्हित करे, कहां जा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। और अभी भी छिपा रहे हैं, अभी भी जानकारी पूरी सरकार छिपा रही। अगर सरकार क्यों छिपा रही थी जानकारी? बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि विपक्ष के लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कोई घटना महाकुंभ में हो जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को घेरा जाए। उन्होंने कहा कि यह गलत है। उस दिन करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ आए थे, सालों बाद हिंदुत्व जगा है, उसी माहौल में यह दुखद घटना हुई। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए, रवि किशन ने कहा कि यह हम सभी के लिए पीड़ाजनक है। इस पर सरकार जांच बैठा चुकी है, लेकिन किसी की मृत्यु पर राजनीति करने से दुखद और कुछ नहीं है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि आपदा दिल्ली हार रही है, जनता का विश्वास आपसे उठ चुका है। देखिए, लोग तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कुछ भी छोटी भी घटना हो ताकि घेरा जाए मोदी जी को और योगी जी को। ये गलत बात है। अमावसी दिन था, करोड़ों लोग श्रद्धालु आए हैं, कई सौ सालों के बाद हिंदुत्व जगा है। अब उस प्रेम में 144 साल में तो वही माहौल में एक बहुत दुखद घटना हुई जो हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ाजनक है। उस पर सरकार जांच बिठा चुकी है। उस पर राजनीति करना, किसी के परिवार की मौत हुई उस पर मौत पे राजनीति करना, इससे दुखद कुछ नहीं। हम जान रहे मिल्कीपुर का चुनाव, हम ये भी जान रहे 2027 के चुनाव की रोटियां सेकना, कुछ और नहीं था। तो ये तो खोज रहे थे कि कब हो। तो ये बहुत ही गलत बात है और अच्छी बात नहीं है, और इससे जनता को और श्रद्धालुओं को खास बहुत दुख पहुंचाया जा रहा है। इस पर जो राजनीतिकरण हो रहा है। सर, अब ये कहा गया कि वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया योगी आदित्यनाथ। सरकार ने जो सोचा है, देखिए वो निर्णय सही है। अगर महाराज जी ने कोई भी निर्णय प्रशासन ने लिया, वो सराहनीय है। वो जनता के लिए और सबकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लिया। सर, दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने सीईसी पे अटैक किया और कहा है कि ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब अभी तक हम अभी तक 40 विधानसभाओं में जा चुके हैं। आपदा वाली पार्टी दिल्ली हार रही है, और ये हार पे ये सारी बातें आ रही हैं। उनको भी पता चल गया है कि बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। उनके झूठ, उनकी बातें, उन पर से विश्वास लोगों का उठ गया। मेन है कि जनता का विश्वास अब उनकी हर बात पर, उनकी कोई बात पर जनता विश्वास, एक परसेप्शन होता है। 10 साल उन्होंने देखा, अब वो हार रहे हैं। जनता अब उन पे कोई भी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली है। मोदी जी की सरकार आ रही, मोदी की गारंटी पर विश्वास है। एक एक माँ बहनें, और मेरी सारी सभाओं की आप भीड़ देख लीजिए, वो कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, बुलाई नहीं भीड़ है। ये उनके झूठे वादों से त्रस्त होके ये नर्क की जो जिंदगी दिल्ली की राजधानी जी रही है, अब उससे वो
उबरना चाह रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग चुप है। अगर चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई तो सारी दुनिया में भारतीय जनतंत्र बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को साफ पानी पिलाने और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे जो भी असंवैधानिक सजा सुनाई जाएगी मैं उसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव आयोग को चिट्ठी देने जा रहे हैं। अब खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए। इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है और अगर जो उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पल है, इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता कि एक स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं देश भर में, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है। जिस स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट से पानी आता है, अगर उस स्टेट में चुनाव है तो इसका मतलब यहाँ से पानी रोक दो, वहाँ के लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी और चुनाव जो है वो सारे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये चल क्या रहा है? ये तो बेहद खतरनाक है। और चुनाव आयोग जो है वो कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर। हमने शोर किया, हमने संघर्ष किया, हमें शूट करने में लगे हुए हैं। पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम सामान बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम जूते बट रहे हैं, जैकेट बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं, साड़ियां बट रही हैं, सब कुछ बट रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा, कह रहे हैं सबूत नहीं है। आपके सारे टीवी चैनल्स के अंदर लोग आके माइक पे बोल रहे हैं, हाँ जी मैं शॉल ले आया, हाँ जी मैं 1100 रुपये ले आया, हाँ जी मैं ये ले आया, वो ले आया। चुनाव आयोग चुप बैठा है। तो ये चुनाव आयोग जो है, ये भारत के इतिहास में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय चुनाव आयोग एक मिसाल के, एग्जाम्पल के, उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि इतना बड़ा चुनाव कराता है। लेकिन अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा, पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बदनाम होगा। मुझे धमकी दी जा रही है, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा, जो भी असंवैधानिक और इलीगल सजा सुनाई जाएगी वो सजा मैं खुली बाहों के साथ मैं स्वागत करता हूं। सजा का मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उनको चुनाव आयोग को चिट्ठी देने के लिए। हमने टाइम नहीं लिया है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे तो भी हम उनके गेट पे अपना जवाब दे के आ जाएंगे। साथ में हम अपनी 3 बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सज़ा देनी है आप सज़ा दे दीजिएगा। ये 3 बोतलें हम चुनाव आयोग के लिए लेके जा रहे हैं।
इसमें 7 ppm अमोनिया है। चुनाव आयोग इस पानी को पूरे देश के सामने, मुझे पता चला है 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चुनाव आयोग पानी पी के दिखा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।